हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने पार्ट फर्स्ट स्टडी किया था। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट फर्स्ट का पार्ट 3 स्टडी करेंगे फॉर क्लास 11th एंड पार्ट 3 में आज हम स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म्स स्टडी करना इम्पोर्टेंट क्यों है, कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है। तो उससे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सॉल्यूशन को। व्हाट आर सॉल्यूशन? सॉल्यूशन बच्चों किसी भी सॉल्यूशन के बैकग्राउंड वॉइस था फॉर 11th क्लास यूनिट 1, जिसका नाम था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम सेकंड पार्ट में बच्चे क्या पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था एटॉमिक मासेस, देन मोलिकुलर मासेस, मोलिकुलर मास, देन मोलर मास, मोलर मास। ये 3 टॉपिक्स हमने अपने लास्ट क्लास में कवर किए थे, जो पार्ट 1 के अंदर आप देख सकते हो वीडियोस में जाकर भी। देन आज हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। उस पार्ट 2 के अंदर हम मोल कंसेप्ट, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स को कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। First of all, students, we will start with mole concept. Mole concept. लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दिया था। जस्ट लाइक जैसे आपको पता है 1 डजन, 1 डजन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग इट्स जस्ट ए नंबर। ये आपके सामने एक नंबर है, जिसका मतलब क्या होता है 12 आर्टिकल्स। ये कुछ भी हो सकता है, ये 12 आपके बनाना हो सकते हैं, या आपके कार्स हो सकते हैं, या आपके पेन हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोबाइल फोन हो सकते हैं। सिमिलरली मोल क्या बच्चों, मोल भी इज जस्ट ए नंबर, एंड दिस 1 मोल इज इक्वल टू ए नंबर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये क्या है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो जैसे 1 डजन 12 के इक्वल होता है, वैसे ही 1 मोल एवोगाड्रो कांस्टेंट के इक्वल होता है, और जिसकी वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी है 6.023 इंटू 10⁻23। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने लिखी है, कुछ बुक्स में 2 to 1 भी होती है। देन इसके बाद स्टूडेंट्स आज हम अपने सेकेंड क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको यूनिट 1 क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था एटॉमिक मास, मोलिकुलर मासेस एंड मोलर मासेस। किसी भी मोलिक्यूल का एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं जो मोलिक्यूल का होगा, एंड मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो अगर आपको बेसिक्स रिवाइज करना है तो आप हमारा फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं यूनिट 1 का। आज हम सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे बच्चे मोल कंसेप्ट, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। इसमें नीट, जेई एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जो स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मोल कंसेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे आज सबसे पहले व्हाट इज मोल कंसेप्ट। तो जैसा कि बच्चों लास्ट पार्ट में भी हमने ब्रीफली आपको बताया था, मोल क्या है। मोल इज जस्ट लाइक ए नंबर। फॉर एग्जांपल आप सबको फेमिलियर है, आप सब फेमिलियर है 1 डजन से। 1 डजन क्या है, 1 डजन इज जस्ट लाइक ए नंबर। ये एक नंबर की तरह है, जिसका मीनिंग होता है 12। कोई आपको बोले फॉर एग्जांपल आई हैव 3 डजन कार्स, तो 3 डजन कार्स का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, यू हैव 36 कार्स। तो डजन क्या है, जस्ट लाइक ए नंबर, तो डजन एक नंबर है। सिमिलरली स्टूडेंट्स मोल क्या है, व्हाट इज मोल, 1 मोल। तो मोल भी एक नंबर है। कौन सा नंबर है, एवोगाड्रोस नंबर है। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये नंबर
प्रपोज किया, ये एवोगैड्रोज नंबर है, इसके इक्वल मोल हो तो और इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 6.022 इंटू 10⁻23। तो बच्चे कोई भी आपसे पूछता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 मोल CO2 है, तो आप बताइए CO2 एक क्या है, CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। 1 मोल इज नथिंग, इट्स जस्ट ए नंबर, ये एक नंबर है और इस नंबर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ये आपका एवोगैड्रोस कांस्टेंट है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, आप इसको नाम से भी लिख सकते हो, ये एवोगैड्रोस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आई हैव 3 मोल्स ऑफ सोडियम आयंस, 3 मोल्स ऑफ सोडियम आयंस। अब आपको पता ही है क्या सोडियम के आयंस है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम आयंस। इट्स जस्ट ए नंबर। अगर ये बनाना के इक्वल है तो आप बनाना लिखेंगे, अगर ये मॉलिक्यूल्स के इक्वल है आप मॉलिक्यूल्स लिखोगे, ये अगर आयंस है तो आप आयंस लिखोगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं इसका, ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट्स है। सपोज करो यू हैव 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो आप मुझे बताओ वाटर क्या है, एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है। सिंपल सी बात है, लास्ट पार्ट में भी हमने सीखा था व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो ये एक मॉलिक्यूल है, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर का मीनिंग क्या हुआ 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2। तो बच्चों 2 मोल क्या है, मोल इज नथिंग, मोल इज ए नंबर जो रिप्रेजेंट करता है दिस मच क्वांटिटी को, जैसे डजन है वैसे ही आपका मोल है। तो ये मोल कंसेप्ट है। अब सपोज करो किसी ने आपसे पूछा, सपोज करते ये क्वेश्चन किसी ने आपसे पूछा हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 moles of मीथेन दैट इज CH4। इसमें कितने आपके पास एटम्स हैं, तो आपको क्या गिवन है 2 मोल्स, किसका गिवन है मीथेन का। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, क्योंकि आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है 2 मोल CH4। तो आपके सामने नजर आ रहा है कि CH4 एक मॉलिक्यूल है और 2 मोल इसके, तो इसका मतलब है कि 2 इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट, इतने मॉलिक्यूल्स हुए मीथेन के। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा हुआ एटम्स। तो देख लो इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, इसके एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स हैं और आपके पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं दिस मच। तो आप एटम्स कैसे निकालोगे, आपको पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 इज इक्वल टू 5 एटम्स। ये आपको देखने से ही पता चल गया, विजिबली आपके सामने लिखा हुआ है। तो अब और मॉलिक्यूल्स 2 मोल में इसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इसके मॉलिक्यूल्स है दिस मच। तो टोटल एटम्स आ गए आपके, टोटल एटम्स आ गए। एक मॉलिक्यूल में जब मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स हैं और आपके पास टोटल मॉलिक्यूल इतने हैं, तो क्या हो जाएंगे 5 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 6.022 इंटू 10⁻24 एटम्स। तो स्टूडेंट्स आपको मोल कंसेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा, क्यों, क्योंकि ये मोल कंसेप्ट है ही सिंपल। मोल का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, मोल इज ए नंबर, और ये नंबर किसके इक्वल होता है एवोगैड्रो कांस्टेंट के। अब जो भी है 2 मोल आपके अगर ये है तो ये एक मॉलिक्यूल है, तो इतने मॉलिक्यूल्स।
अगर यहाँ पे मैं लिख दूं बनाना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बनानाज। मैंने यहाँ पे लिख दिया एटम्स, तो आप यहाँ पे लिखोगे एटम्स। तो ये 2 मोल, किसी भी सब्सटेंस का मोल का मीनिंग होता है एवोगैड्रोस कांस्टेंट के इक्वल। अभी जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एंड एटम्स। मोलिक्यूल्स भी फाउंड आउट करने और एटम्स भी फाइंड आउट करने इन 3 मोल्स ऑफ O2। ये आपको फाइंड आउट करना, सिंपल सा है। तो सबसे पहले आपको देखिए मोल्स किसके गिवन है, 3 मोल्स गिवन है O2 के। O2 क्या है, O2 एक मोलिक्यूल है, अपने आप में ये एक मोलिक्यूल है, और आपको गिवन क्या है, 3 मोल्स। आपको पता है 1 मोल O2 मीन्स 6.022 into 10⁻23 मोलिक्यूल्स, 3 मोलिक्यूल्स ऑफ O2। आपको सिंपल सा आपको पता है, क्योंकि 1 मोल O2 का जिसका भी गिवन है उसका आपको मीनिंग पता है कि 1 मोल O2 का मीनिंग क्या है। 1 मोल O2 का मीनिंग होता है आपका दिस मच ऑफ मोलिक्यूल्स। अगर ये मोलिक्यूल है तो आप यहाँ पे मोलिक्यूल से लिखोगे, O2 एक मोलिक्यूल है। तो 3 मोल्स O2 किसके इक्वल हो गया, 3 मोल O2 हो गया आपका 3 into 6.022 into 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। सिंपल, मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो ये ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स आ गए। अब स्टूडेंट देखो, ये तो आपने मोलिक्यूल्स निकाल दिए, मोलिक्यूल्स तुमने फाइंड आउट कर दिए 3 मोल्स के अंदर, फाइंड आउट कर दी। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट सिंपल सा है। उसने पूछा है हाउ मेनी एटम्स, नंबर क्या है, एटम्स कितने हैं। तो जब आपको पता है कि टोटल मोलिक्यूल्स इतने हैं, और एक मोलिक्यूल O2 का मीनिंग क्या है, एक मोलिक्यूल ऑफ O2, 1 मोलिक्यूल ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि इसमें टोटल 2 एटम्स हैं, आपके पास 2 ही एटम्स हैं। तो आपको गिवन कितना है, 3 मोल। तो टोटल एटम्स कितने आ जाएंगे, टोटल एटम्स इज इक्वल टू, टोटल मोलिक्यूल्स इतने हैं और एक मोलिक्यूल में 2 एटम्स है, तो टोटल आ जाएगा 2 into 3 into 6.022 into 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ एटम्स, क्योंकि आपको इसमें एटम्स निकालने, टोटल एटम्स। तो एटम्स, ये सिंपल सा मोल कंसेप्ट है। अगेन बच्चों मैं फिर आपको एक बार रिकैप करवा देता हूं मोल का मीनिंग क्या है। मोल कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। 1 मोल, एक मोल सब्सटेंस का मतलब है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब है 6.022 into 10⁻23। ये एक नंबर है, इसमें आपका कोई भी स्पीसीज हो सकती है, वो मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो आपके एटम्स हो सकते हैं, वो आपके आयंस हो सकते हैं, वो बनाना हो सकता है, वो कार्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन 1 मोल वो हमेशा इस एवोगैड्रो कांस्टेंट के इक्वल होंगे। अब जैसे यहां था मोलिक्यूल्स था, तो 3 into एवोगैड्रो नंबर और मोलिक्यूल्स ऑफ O2, तो 3 मोल में इतने O2 के मोलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि 1 मोल में इतना होगा, 3 मोल में इतना होगा। अब एक मोलिक्यूल में, एक मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, तो 3 मोल में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया। इसमें बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। अब बच्चे हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में सीखते हैं। अब देखिए, अब लिखा मैंने NaCl। अब आपको पता है NaCl क्या है, NaCl एक मोलिक्यूल है, एक मोलिक्यूल है। तो मैंने लिखा 1 मोल NaCl। तो 1 मोल NaCl का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, मीनिंग हुआ 6.022 into 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ NaCl। ये NaCl के मोलिक्यूल्स हो गए, बहुत ही सिंपल है। 1 मोल NaCl इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ NaCl। ये एक तरीका है। अब आप मुझे इसका मोलर मास बताओ।
मोलर मास। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था, पार्ट 1 में जाके आप सीख सकते हो कि इसका मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो NaCl का मोलर मास हमेशा बच्चे इसके एटॉमिक मास से निकलता है। ये 23 होता है, ये 35.5 होता है। और मोलर मास का मतलब होता है क्या बच्चे? मोलर मास, मोलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो मोलर मास इसका कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पार्ट में भी हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, इसके एटॉमिक मास से निकलता। तो 23 प्लस 35.5, तो ये निकला स्टूडेंट्स 23 प्लस 35.5, ये आपका आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास है। लास्ट पार्ट में हम सीख चुके हैं स्टूडेंट्स हाउ टू फाइंड आउट मोलर मास, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो मोलर मास हमेशा एटॉमिक मासेस से निकलता है, मास नंबर से निकलता है, और ये हमने 58.5 ग्राम पर मोल। आप यूनिट देखिए ध्यान से, ग्राम पर मोल, यानी कि ये मोलर मास जब आपने कैलकुलेट करना सीख लिया तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl किसके इक्वल है? 58.5 ग्राम के इक्वल है। तो हम इसको अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको रब कर दूं, तो जैसे 1 मोल सब्सटेंस एक नंबर में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ऐसे ही 1 मोल NaCl हम इसके मोलर मास से इसको अमाउंट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 58.5 ग्राम आया कहां से? इसके मोलर मास से, क्योंकि आपको पता है इसका मोलर मास कितना है, 58.5 ग्राम पर मोल। यानी कि 1 मोल में इसका मास भी गिवन हो सकता है, पर मोल इतने ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल NaCl अगर नंबर में कैलकुलेट करना है, नंबर में दिस मच, अमाउंट में कैलकुलेट करना है, यानी कि मास में कैलकुलेट करना है, तो 58.5 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो इन दिस वे आप मोल कंसेप्ट को सीख सकते हो। लास्ट क्लास में, लास्ट पार्ट में हमने मोलर मास निकालना सीखा था, उसकी यूनिट क्या थी? मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो 1 मोल ये सब्सटेंस, इसका मास 50.85 ग्राम, 58.5 ग्राम। तो स्टूडेंट्स आप मोल को नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एवोगैड्रोस कांस्टेंट के इक्वल। आप मोल को मास में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग मोलर मास। देन स्टूडेंट्स अब हमने मोल कंसेप्ट को सीखा है, समझा है। तो मोल को स्टूडेंट्स हम नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज वेल एज इन ग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस मोल की नॉलेज को हम कैसे अपनी स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं वो मैं भी आपको बताता हूं। आज का हमारा सेकंड पार्ट स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। मोल कंसेप्ट इतना सही है स्टूडेंट्स कि बस आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए, व्हाट इज 1 मोल। 1 मोल का सिंपल सा मीनिंग है दिस मच क्वांटिटी। वो मॉलिक्यूल्स की भी हो सकती है, वो एटम्स की भी हो सकती है, वो आयंस की भी हो सकती है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में इसके सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी बेसिक कंसेप्ट आपने सीख लिया, अभी हम सीखते हैं आज का हमारा सेकंड कंसेप्ट स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो बच्चों मैंने सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। H2 गैस, O2 गैस गोज टू 2 वाटर, और ये भी गैसियस फेज में। तो बच्चे कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। तो रिएक्शंस आपकी मॉलिक्यूल्स की भी हो सकती है और एटम्स की भी हो सकती है। और हमने लास्ट पार्ट में डिस्कशन भी किया था, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके क्या बनता है? कंपाउंड, और एटम्स कंबाइन होके क्या बनते हैं? एलिमेंट्स। तो वो आप पार्ट 1 में ऑलरेडी सीख चुके हो। अब मैं बात करता हूं, आप देखिए ये एक H2 का मॉलिक्यूल है, इसके सामने जो ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 2, O2 के सामने अंडरस्टूड है 1 लिखा हुआ है। जनरली हम 1 को रिप्रेजेंट
नहीं करते। और वाटर के सामने भी क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा कि मोल को हम नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड मास में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने सीखा कि जैसे 1 मोल है तो 1 मोल नंबर में किसके इक्वल है 6.02 इंटू 10⁻23। और इसी 1 मोल को आप ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग मोलर मास। तो ये मोल का एक सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चे कि 1 मोल का मीनिंग क्या होता है। 1 मोल आपका नंबर में भी हो सकता है, 1 मोल आपका ग्राम में भी हो सकता है यूजिंग मोलर मासेस। क्योंकि आपको पता है मोलर मास का मीनिंग क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब हम बच्चे कैसे इस मोल कंसेप्ट के नॉलेज को अपनी स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, अभी हम इसको सीखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एक वेरी सिंपल रिएक्शन 2H2 गैस प्लस O2, ये भी गैसियस फेज में, और ये रिएक्ट होकर स्टूडेंट्स हमें मिल रहा है 2 वाटर, ये भी गैसियस फेज में। तो स्टूडेंट्स देखो ये क्या एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है मॉलिक्यूल है, ये भी क्या एक मॉलिक्यूल है। और हम लास्ट पार्ट में सीख चुके हैं मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनता है कंपाउंड एंड एटम्स मिलकर क्या बनते हैं एलिमेंट। अब आप ये देखो ध्यान से जरा, ये H2 के सामने क्या लिखा हुआ है, एक न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है 2, और 1 के साथ लिखा O2 के साथ लिखा हुआ है 1, लेकिन 1 को जनरली हम रिप्रेजेंट नहीं करते, ये कॉमनली अंडरस्टूड है कि यहाँ 1 लिखा हुआ है। और ये वाटर के सामने 2, तो ये न्यूमेरिक नंबर, इसको बोलते हैं बच्चे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट्स होते हैं, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के साथ क्या होता है बच्चे, उनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे रहते हैं। अब आप स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मीनिंग समझ चुके। हाइड्रोजन के लिए कितना है 2, ऑक्सीजन के लिए 1 और वाटर के लिए 2, तो ये इन सबके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो आपको पॉइंट नंबर 1, किसी भी रिएक्शन में स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है आप समझ गए, ये न्यूमेरिक नंबर। अब नेक्स्ट बच्चे, अब हम इसमें स्टोशियोमेट्री अप्लाई करते हैं। देखिए बिल्कुल आराम से समझिएगा कि स्टोशियोमेट्रिक है क्या, स्टोशियोमेट्री का एक्चुअल मीनिंग है क्या। आप देखिए, अगर मुझे इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है किस टर्म में, मॉलिक्यूल्स के टर्म में, मॉलिक्यूल्स के टर्म में, तो आप मुझे बताइए इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो कोई भी मुझे आराम से देख के बता देगा सर 2 molecule of hydrogen react with 1 molecule of oxygen to produce 2 molecules of water। तो ये मैंने स्टोशियोमेट्री ही तो लिखी है स्टूडेंट्स, किसका यूज करके, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का यूज करके मैंने स्टोशियोमेट्री लिख दी भाई कि 2 molecules of हाइड्रोजन 1 molecule of ऑक्सीजन रिएक्ट हुए और हमें 2 molecules of वाटर मिल गए। अब मैं इसी स्टोशियोमेट्री का यूज कर रहा हूं मोल के साथ, तो मैंने लिखा मोल की टर्म्स में, तो आप क्या लिखोगे 2 moles of हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 mole of ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 mole of वाटर। आपने मॉलिक्यूल की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, आपने मोल की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको पता है मोल को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं ये भी तो लिख सकता हूं ग्राम की टर्म्स में, ग्राम की टर्म्स में। आपको पता है 2 मोल हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है, बताओ आप, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 2, तो हाइड्रोजन का मोलर मास आपको मैंने बताया था ना, मोलर मास को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हाइड्रोजन का कितना होता है H2 का होता है आपका 2 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल। ये हम फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट सीख चुके, तो आप फर्स्ट पार्ट को पढ़ सकते हैं दोबारा से। और वाटर का होता है 18 ग्राम पर मोल।
तो अब मुझे बताओ इस रिएक्शन में कितने मोल रिएक्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन के? 2 मोल। और 1 मोल का मास कितना है? 2 ग्राम। तो 2 मोल का क्या हो गया? 4 ग्राम। ऑक्सीजन 1 मोल 32 ग्राम। और वाटर 1 मोल का मीनिंग क्या है? 18 ग्राम। तो 2 मोल का मीनिंग 36 ग्राम। तो ये स्टोशियोमेट्री है स्टूडेंट्स, स्टोशियोमेट्री। वेरी सिंपल। मैंने पहले इस रिएक्शन को मॉलिक्यूल्स की टर्म में लिखा, फिर मैंने स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करते हुए मोल की टर्म में लिखा। मैंने मोल कंसेप्ट को यूज किया ग्राम के टर्म्स में, ये मैंने ग्राम के टर्म्स में भी इसको क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? स्टोशियोमेट्री। कि भाई अगर आपको मॉलिक्यूल बताने तो इस रिएक्शन को मैं कैसे पढ़ सकता हूं, मैं कैसे समझ सकता हूं? देखिए, 2 मॉलिक्यूल किसके? हाइड्रोजन के, रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल किसका? ऑक्सीजन का, रिएक्ट टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर मुझे मोल में लिखना है, अगेन मैंने स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज किया। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब उसी मोल का यूज मैंने ग्राम में निकाल लिया, क्योंकि आपको पता मोल को आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग मोलर मास। तो हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 2 मोल है। और 1 मोल का मास कितना होता है? 2 ग्राम, 2 ग्राम पर मोल। तो 2 ग्राम का मतलब 4 ग्राम हो गया ये। ऑक्सीजन कितना है? 1 मोल है। और 1 मोल किसके इक्वल है? 32 ग्राम के। कहां से निकाला? मोलर मास से निकाला, 32 ग्राम। सिमिलरली ये 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट हुए और हमें 36 ग्राम यानी कि 2 मोल ऑफ वाटर मिला, क्योंकि वाटर के 1 मोल का अमाउंट कितना है? 18 ग्राम और 2 मोल्स का हो गया 36 ग्राम। इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं? स्टोशियोमेट्री। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम एक एग्जांपल से और इसको देखते हैं। सेम तरीके से ये स्टोशियोमेट्रिक ही है, ये पूरी की पूरी स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल, अलग अलग कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स सोल्व किए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले इसके बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगा कि आप इसको कैसे टेबुलेटेड कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो। एक एग्जांपल से और समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखेंगे, सिंपल सा। ये मैंने लिखा मीथेन, ये O2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा। अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे? आपके सामने लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स कितने हैं CH4 के? 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है? कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2 से। CO2 के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए? 2 मॉलिक्यूल। और वाटर के भी कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए? CO2 का 1 मॉलिक्यूल आएगा, आपको बैलेंस कर सकते हो आप। तो ये CO2 का 1 मॉलिक्यूल और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए। तो बच्चे स्टोशियोमेट्री का मीनिंग ही क्या है? कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, पहली कंडीशन क्या है? ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हो, कोई भी रिएक्शन, एनी रिएक्शन बैलेंस्ड होगी। फिर हम उसकी स्टोशियोमेट्री को रीड करेंगे। कैसे रीड करते हैं? 1 मॉलिक्यूल इसका, 2 मॉलिक्यूल इसके रिएक्ट हुए, 1 मॉलिक्यूल CO2 का बना, 2 मॉलिक्यूल वाटर के बने, लिखा। इसी को मैं मोल की टर्म में भी लिख सकता हूं। कैसे? 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया। अब इस मोल को आप ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? किसका यूज करोगे? मोलर मासेस का। तो CH4 का मोलर मास क्या होता है? 16 ग्राम पर मोल। तो यहां कितना है? 1 मोल है, यानी कि
16 ग्राम। O2 का कितना होता है आपको पता है, इसको मैं साफ कर देता हूं फॉर दी टाइमिंग। O2 का आपको पता कितना है 32 ग्राम पर मोल, और मोल कितने 2, तो O2 कितना हुआ 64 ग्राम। CO2 का क्या होता है 44 ग्राम पर मोल, और कितने मोल प्रोड्यूस हो रही है 1 मोल, इट मींस ये 44 ग्राम। सिमिलरली स्टूडेंट्स वाटर का आपको पता है वाटर कितने मोल प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, और 1 मोल का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। ये मोलर मासेस मैं फिर आपको बता रहा हूं, हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं, तो आप वो एक बार देख सकते हो। तो 18 ग्राम पर मोल ये आपका आया 36 ग्राम। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को बच्चे क्या बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस या फिर स्टोशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसका यूज करके आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके नीट में, जेई में, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं वो आप कर सकते हो। अगेन मैं बता देता हूं बच्चे, इस रिएक्शन को स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग रीड करना है। मॉलिक्यूल्स के टर्म में भी रीड कर सकते हो, मोल की टर्म में भी रीड कर सकते हो, और मैंने आपको बताया मोल को आप अमाउंट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग मोलर मासेस। तो ये पूरी की पूरी स्टोशियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन थी। अभी जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस करके दिखाता हूं, उसी में आप सीखोगे जो आज का हमारा लास्ट पार्ट है, लिमिटिंग रिएजेंट। स्टूडेंट्स अब वन मोर एग्जांपल जिसके अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन स्टडी करेंगे। अब फिर आप इसके स्टोशियोमेट्रीज लिखिए, तो हम पहले मॉलिक्यूल्स के टर्म में लिखेंगे। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ, 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड बना और 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बना। अगर मैं आपको बोलूं कि मोल की टर्म्स में रिप्रेजेंट करिए, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल CO2 का मॉलिक्यूल बन गया। अब आपको फिर वही पता है कि आप इसको ग्राम की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसका यूज करके मोलर मासेस का यूज करके। इसका मोलर मास कितना है बच्चों 100 ग्राम पर मोल, और 1 मोल में 100 ग्राम, और यहां मोल कितने यूज हुए बच्चों 100 ग्राम। इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास है बच्चों 56 ग्राम पर मोल, तो इसका भी 1 मोल है ये 56 ग्राम, और इसका मोलर मास अभी आपने पढ़ा था 3-4 मिनट पहले 44 ग्राम पर मोल, तो ये 44 ग्राम। तो आप स्टोशियोमेट्री को बच्चे मॉलिक्यूल की टर्म में, मोल की टर्म में और ग्राम की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी रीड कर सकते हो, किसका यूज करके स्टोशियोमेट्री का, कि भाई 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज होता है तो आपको 56 ग्राम क्या मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम मिलेगा CO2, क्योंकि स्टोशियोमेट्री कहती है कि जो मोल है, मोल की जो स्टोशियोमेट्री है वो आपको क्या सजेस्ट करती है, ये सजेस्ट करती है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि 1 मोल वो किसके इक्वल है 100 ग्राम के प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम ऑक्साइड कितना 1 मोल, और 1 मोल किसके इक्वल होगा इसका 56 ग्राम, और 1 मोल CO2 जो कि 44 ग्राम के इक्वल है। तो बच्चों आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रखनी है, स्टोशियोमेट्री हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर लगेगी। आपकी रिएक्शन क्या होनी चाहिए बैलेंस्ड होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टोशियोमेट्री का जो बेस है वो है मोल। आपको हर चीज सबसे पहले किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करनी है मोल की टर्म में, और उस मोल को कन्वर्ट करना आपको ग्राम में। आप इस मोल को नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है अगर मैं इसको नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे 1 मोल किसके इक्वल होगा आपको पता है Na के, 1 मोल किसके इक्वल होगा Na के, एंड 1 मोल किसके इक्वल होगा Na के। स्टोशियोमेट्री स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल में भी रिप्रेजेंट हो सकती है, मोल में भी, ग्राम में भी, नंबर में भी, लेकिन इसका जो बेस है स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का जो बेस है जहां से ये ओरिजिन हुआ है वो है आपका मोल। तो आपको 3 चीजें हमेशा याद रखनी है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए,
सेकंड चीज, सबसे पहले आप किस में लिखोगे, मोल में लिखोगे। फिर मोल कंसेप्ट का यूज करके आप ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मोलर मास का यूज करके। आप इस मोल को नंबर में भी यूज कर सकते हो, एवोगैड्रो कांस्टेंट का यूज करके, क्योंकि आपको पता है 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 into 10⁻23, जो कि क्या है, वही है एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो बच्चों आप मोल को ग्राम में, नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं आपसे एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करवाता हूं, जिससे आपको बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखिए, एक छोटी सी रिएक्शन, बिल्कुल छोटी सी रिएक्शन, C+O2, या आप इसको ले लीजिए C+2H2CH4 गैस। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये आपका सॉलिड है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, बैलेंस है या नहीं है, कार्बन एक कार्बन एक, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, बैलेंस इक्वेशन है। जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी स्टूडेंट्स, स्टोइचियोमेट्री नहीं लगेगी। तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब आपको मैंने बताया था बेस क्या है इसका, मोल। तो बताइए कार्बन कितने मोल है, मोल सब किससे लिखे जाएंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो मोल कार्बन का 1 मोल रिएक्ट हुआ किसके साथ, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और प्रोड्यूस क्या हुआ, 1 मोल मीथेन। तो मोल क्या है स्टूडेंट्स, मोल बेस है, और लिखा कहां से जाता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो बेस आपका ये है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ मोल। तो सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस होगी, फिर आप इसका मोल में लिखोगे स्टोइचियोमेट्री यूजिंग स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब आप मोल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, नंबर में, Na मोलिक्यूल्स, क्यों, क्योंकि इसका 1 मोल है, और 1 मोल आपको पता है 1 मोल किसके इक्वल होता है, Na, जो कि आपका किसके इक्वल है, 6.022 into 10⁻23। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 into 10⁻23। ये कितने मोलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, 2Na, क्योंकि आपको पता है 1 मोल इसके इक्वल है, 2 मोल इसके इक्वल है। तो 2 into 6.022 into 10⁻23। और ये इतने, देखो ये मोल रिएक्ट करके मोल बना, ये मोलिक्यूल्स रिएक्ट करके मोलिक्यूल्स बनेंगे, Na के इक्वल अगेन 6.022 into 10⁻23। तो बच्चे ये स्टोइचियोमेट्री लिखने का तरीका है। आप वो इसको ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसका यूज करके, मोलर मास का यूज करके। कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल। तो इसका यूज कितना हो रहा है, 1 मोल। तो 1 मोल किसके इक्वल है, 12 ग्राम के। इसका मोलर मास कितना होता है, 2 ग्राम पर मोल। मोल कितने हैं, 2, तो 4 ग्राम ये। और प्रोड्यूस कितना हो रहा है, इसका 16 ग्राम पर मोल होता है। प्रोड्यूस भी 1 मोल हो रहा है, तो ये हो गया 16 ग्राम। तो स्टूडेंट्स ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं जो आपको हर चीज को सीखने में हेल्प करती हैं थ्रू मोल कंसेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन, उसके बाद मोल में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करके। देन आप इस मोल को नंबर में भी लिख सकते हो, इतने मोलिक्यूल इतने मोलिक्यूल, इतने मोल मोल, मोलिक्यूल मोलिक्यूल। आप इसको ग्राम में भी लिख सकते हो, ग्राम ग्राम ग्राम। और बच्चे गैसेस के लिए अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, गैसेस। गैसेस में खास बात क्या होती है बच्चों, 1 मोल होता है आपका 22.4 लीटर गैसेस के लिए, एसटीपी और एनटीपी पर। अभी मैं आपको बताऊंगा एसटीपी क्या है और एनटीपी क्या है। तो सपोज करिए आप इसको, क्योंकि ये गैसेस भी है ना आपकी इस इक्वेशन में, तो गैसेस को आप वॉल्यूम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कब, जब आपको कंडीशन क्या गिवन है, एसटीपी और एनटीपी। देखो ये तो सॉलिड है, इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये गैस है, कितने मोल है, 2 मोल। और 1 मोल किसके इक्वल होती है, 22.4 लीटर। तो 2 मोल किसके इक्वल हो गई, 44.8 लीटर।
कितने मोल है, गैस है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉल्यूम की टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में। कब, जब कंडीशन क्या होगी, एसटीपी और एनटीपी 1 मोल है, तो 1 मोल इक्वल टू आपकी 22.4 लीटर। तो स्टूडेंट्स ये सब आप पूरी की पूरी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है, जिसमें आपने सीखा कि आप कैसे मोल को नंबर में, ग्राम में, और वॉल्यूम, वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ गैसेस की, वो भी कब, जब एसटीपी और एनटीपी की कंडीशंस हो, तब आपकी गैस मोल है जो आप उसको लीटर की टर्म में लिख सकते हो। तो ये आपको पूरा का पूरा समझ आ गया। अब मैं आपको बताता हूं एसटीपी और एनटीपी का मीनिंग क्या है। देखिए, एसटीपी और एनटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ये क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ये कंडीशन है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की, और ये कंडीशन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की। इसमें टेम्परेचर होता है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है आपका 1 बार। और यहां क्या होता है, टेम्परेचर यहां पर होता है 20 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर क्या होता है 1 बार। तो अगर ऐसी कंडीशंस गिवन है कि भाई टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, तो बोलेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। और ये क्या है, एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है। इन कंडीशंस में अगर गैस का 1 मोल है, तो उस 1 मोल गैस की वॉल्यूम क्या होती है बच्चों, 22.4 लीटर। ये सिंपल सा मीनिंग है। तो मोल को आप नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने सीखा एवोगैड्रो कांस्टेंट का यूज करके आप मोल को, मैं इसको, ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखो बच्चों, मोल आपने कैसे सीखा, मोल कंसेप्ट मोल है, नंबर में किसका यूज किया, एवोगैड्रो कांस्टेंट का। मोल को आप किस में यूज कर सकते हो, ग्राम में। किसका यूज किया, मोलर मास का। और मोल को ही आप किस में यूज कर सकते हो, वॉल्यूम में। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे लगता है, वो भी कब, जब कंडीशन क्या हो, एसटीपी या फिर एनटीपी। यहां 1 मोल किसके इक्वल होता है बच्चे, Na के इक्वल। और यहां 1 मोल किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर। और यहां आप मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, सब्सटेंस कैसा है, उसका मोलर मास जो भी होगा उसको ग्राम में लिख दो, तो वो 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। तो ये मोल का कंसेप्ट है। कोई डाउट है, जो भी इसमें आपके डाउट होंगे आप इसको रिकैप करके देखिए बार बार, तो आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और फिर ये पूरा का पूरा हमारा पार्ट फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन, C+O2 goes to CO2। मैंने आपको बोला कि मेरे पास है 24 ग्राम कार्बन और 64 ग्राम O2, ये है मेरे पास। तो अब आप बोलोगे कि सर ये 24 ग्राम है कार्बन और 64 ग्राम है ऑक्सीजन, और मैं आपको बोलता हूं कि स्टोइचियोमेट्री लगाओ, तो आपको इसको देख के ये नहीं सोचना कि पता नहीं क्या गिवन है, ये 24 ग्राम है, ये 64 ग्राम है, और आप कंफ्यूज हो जाओ। नहीं, आपको स्टोइचियोमेट्री लगानी है, तो लगाओ। सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 बैलेंस है। और स्टोइचियोमेट्री का बेस क्या है बच्चों, मैंने बार बार आपको बताया, स्टोइचियोमेट्री का बेस क्या है, मोल। तो कार्बन का कितना मोल है, कोफिशिएंट कितना है, 1 मोल। ऑक्सीजन का भी 1 मोल, CO2 भी क्या प्रोड्यूस हुआ, 1 मोल। अब मोल आप किस में लिख सकते हो, ग्राम में भी लिख सकते हो। किसका यूज करके, मोलर मास का। कार्बन का मोलर मास क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं, कार्बन का मोलर मास है 12 ग्राम पर मोल। तो कार्बन के कितने ग्राम यूज होंगे, 12 ग्राम। और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है बच्चों 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल।
तो ये हो गया 32 ग्राम। और ये कितना प्रोड्यूस होगा 44 ग्राम, क्योंकि इसका मोलर मास है 44 ग्राम पर मोल। ये आपको समझ आ गया। अब ये आपकी स्टोशियोमेट्री कहती है स्टूडेंट्स कि भाई 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और 1 मोल CO2 बनाएगा। अब 1 मोल का मीनिंग कितना है 12 ग्राम। तो इसका मतलब 12 ग्राम 1 मोल का मीनिंग है, देखो ये स्टोशियोमेट्री कहती है 1 मोल का मीनिंग है 12 ग्राम। तो कार्बन 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम, ऑक्सीजन 1 मोल इज इक्वल टू 32 ग्राम। तो मुझे कार्बन की एक्चुअली में मोल कितने गिवन है, गिवन क्या है, मुझे कार्बन के एक्चुअली 2 मोल गिवन है, और ऑक्सीजन के भी मुझे कितने गिवन है 2 मोल गिवन है। ऑक्सीजन के भी 2 मोल गिवन है और कार्बन के भी 2 मोल गिवन है। और जब ये 1 मोल करके ये 1 मोल रिएक्ट करेगा, मतलब ये 1 मोल ये 1 मोल रिएक्ट करके जब ये 1 मोल बनाता है, तो ये 2 मोल ये भी 2 मोल, तो कितना बनाएंगे, ये भी 2 मोल बनाएंगे, 2 मोल। और 2 मोल का मीनिंग क्या है, ये 88 ग्राम। इसके 2 मोल का मीनिंग क्या है 64 ग्राम, और इसके 2 मोल का मीनिंग क्या है 24 ग्राम। तो बच्चों स्टोशियोमेट्री कहती है कि भाई 24 ग्राम कार्बन 64 ग्राम ऑक्सीजन आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड देंगे 88 ग्राम। कोई डाउट है तो आप इसको एक बार रिकैप करके भी समझ सकते हो। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आपको किसी ने बोल दिया कि भाई ये 64 नहीं है, ये 32 ग्राम ही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई आपको कार्बन तो 2 मोल गिवन है, क्योंकि 1 मोल का मीनिंग क्या है 12 ग्राम, तो 1 मोल का मतलब 12 ग्राम, तो 24 ग्राम का मतलब है कार्बन तो 2 ही मोल है, लेकिन ऑक्सीजन आपको अब 1 मोल गिवन है। ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूजन आ गया कि भाई स्टोशियोमेट्री जिसका बेस मोल है वो तो कहती है कि 1 मोल ये होना चाहिए 1 मोल ये होना चाहिए, और 1 मोल ये बन जाता है। ठीक है, लेकिन अब 2 मोल ये है बट ये 1 ही मोल है, तो अब क्या होगा, तो बच्चों स्टोशियोमेट्री कहती है इसका भी 1 मोल होना चाहिए, इसका भी 1 मोल होना चाहिए, तो इसका तो 1 मोल है, लेकिन इसके 1 मोल के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो 2 मोल जो इसका एक्चुअल में 2 मोल है, उसमें से 1 मोल रिएक्ट करके 1 मोल ये बनेगा और 1 मोल ये अनरिएक्टेड रहेगा। अनरिएक्टेड ये सिंपल कंसेप्ट है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। गिवन डाटा के अकॉर्डिंग आपको ऑक्सीजन का तो 1 मोल गिवन है, कार्बन के 2 मोल गिवन है, लेकिन स्टोशियोमेट्री कहती है कि ये 1 मोल रिएक्ट करते हैं और यहां पर 2 मोल और 1 मोल है, तो ये 2 मोल रिएक्ट पूरा नहीं करेगा, 2 मोल में से सिर्फ 1 मोल रिएक्ट करेगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और इसका कार्बन का 1 मोल अनरिएक्टेड रहेगा, अनरिएक्टेड। यानी कि इस गिवन कंडीशन में जो कंज्यूम होगा वो क्या है ऑक्सीजन, ये कंज्यूम हो गया, ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया इस रिएक्शन में, और वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसी का नाम क्या बच्चे, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट सिंपल सा कंसेप्ट। स्टोशियोमेट्री कहती है 1 मोल रिएक्ट होना चाहिए, गिवन क्या था, इसके 2 मोल इसका 1 मोल, तो 2 मोल में से 1 मोल रिएक्ट कर गया और 1 मोल बच्चे अनरिएक्टेड बच गया। और वो रिएजेंट जो पहले रिएक्ट हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, जो रिएक्शन को इफेक्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। एक एग्जांपल से और समझ लीजिए इसको, फिर आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल किया था, देखो बैलेंस है, मोल के टर्म में लिखता हूं, 2 मोल इसके 1 मोल इसका, 2 मोल ये बनेगा, लेकिन ये मोल में मैंने स्टोशियोमेट्री लिख दी, मुझे समझ आ गया।
अब किसी ने मुझे गिवन कर दिया कि भाई इसका तो 1 मोल है, 1 मोल, और इसका भी 1 मोल है। अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? तो आप बच्चे स्टोइशियोमेट्री देखो, बेस देखो स्टोइशियोमेट्री का। ये स्टोइशियोमेट्री कहती है कि हाइड्रोजन के 2 मोल होने चाहिए, ऑक्सीजन का 1 मोल होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन का तो 1 मोल दे रखा है, हाइड्रोजन कम दे रखा है, इसका अमाउंट पूरा दे ही नहीं रखा। स्टोइशियोमेट्री कहती है इसका जब ये 1 मोल है तो कम से कम ये 2 मोल होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगी, ऐसे 2 मोल बनेंगे इसके। लेकिन अब ये तो 1 मोल दे रखा है, ये 2 मोल होना चाहिए, लेकिन इसका गिवन 1 मोल है। तो बच्चे ये क्या बन जाएगा आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट गिवन स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट से कम है। स्टोइशियोमेट्री मैंने फिर बताया, बैलेंस इक्वेशन मोल की टर्म में लिखी जाएगी। तो स्टोइशियोमेट्री कहती है 2 मोल इसका होना चाहिए, 1 मोल इसका होना चाहिए, 2 मोल बनेगा। ये तो आपको गिवन क्या है? इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल। कायदे से ये कितना होना चाहिए? 2 मोल, लेकिन कम है। स्टोइशियोमेट्री के रिस्पेक्ट में इसका अमाउंट कम है, तो ये रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा, और क्योंकि कंज्यूम पहले ये हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे? लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपको मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप स्टॉप करके रिपीट करके देख लीजिए। तो आज हमने बच्चों क्या पढ़ा? मोल कंसेप्ट, मोल को नंबर में कैसे लिखते हैं, ग्राम में कैसे लिखते हैं, और गैसेस के केस में वॉल्यूम में कैसे लिखते हैं। फिर हमने पढ़ा स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइशियोमेट्री की रिप्रेजेंटेशन, जिसका बेस क्या होता है? मोल। बैलेंस होनी चाहिए, मोल को आप नंबर में, ग्राम में, और वॉल्यूम गैसेस के केस में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बच्चे अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आपको कवर करवाएंगे। हर पार्ट आपको बिल्कुल अच्छे से बताया जाएगा। तो ऑल दी बेस्ट बच्चों। आपके डाउट्स, सजेशंस प्लीज कमेंट्स कीजिए।